तो लास्ट क्वेश्चन was 30, 33, 34, 35 हो गया था। 35 के साथ साथ एक क्वेश्चन और किया था, वो था 41 वाला, याद है कि वीक एसिड जो होता है उसके लिए हम पहले उसको आयोनाइज करेंगे, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होता है। वो सिंगल वाला एग्जांपल दिया था कॉन्सेप्ट वाला। 35 इज और 36, 37, 38, 38। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रोमिक सल्फर। जैसे कार्बन जो होता है इसके नॉर्मली दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक को हमने बोला था ग्रेफाइट और दूसरे को हमने बोला था डायमंड। वैसे ही जो सल्फर होता है इसके भी दो एलोट्रॉप्स यहाँ पे दिए हैं, एक दिया हुआ है रोम्बिक और दूसरा दिया हुआ है मोनोक्लिनिक। अब रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या होता है, ये 12th स्टैंडर्ड में आता है सॉलिड स्टेट में। जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे कि रोम्बिक क्या होता है और मोनोक्लिनिक क्या होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ सल्फर। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग कार्बन जी, या तो कैपिटल जी, और इसको लिखते हैं कार्बन और डी मतलब डायमंड। हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करो, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करो। यहाँ पे जो सल्फर है वो कौन से फॉर्म में है, मोनोक्लिनिक। ये किस में है, तो हम मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम रोम्बिक को क्या करेंगे, मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो डेटा गिवन है पहले उसको लिखते हैं। व्हाट इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक सल्फर। तो सल्फर जो रोम्बिक है इसका हम लोग कंबशन करेंगे, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू SO2। कैन आई कॉल दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको बोल सकते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? किसका, SO2 का। क्या इसको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन? किसका कंबशन, सल्फर का। और उन्होंने इसके लिए उसका वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है ना, रोमिक में कितना दिया है, -92.2, सॉरी कितना है, -295.5 किलो जूल पर मोल। कितना, ओके, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देगा 295.1। सेकंड दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर का रिएक्शन करेंगे O2 के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा SO2। कंडीशन आर सेम। ये सभी का जो वैल्यू रहेगा वो कितना दिया है, -296.4 किलो जूल पर मोल। ओके, ये दो रिएक्शन दिए है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में। तो रिएक्शन क्या रहेगा, सल्फर ऑफ मोनोक्लिनिक इज कन्वर्टेड ऑफ सल्फर ऑफ रोम्बिक। सही है, तो ये होना चाहिए हमारा आइडियल इक्वेशन। और इस रिएक्शन का डेल्टा H आपको फाइंड करना है। हो गया, और इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए आपके पास ये डेटा है। सही है, इसमें से कौन काम में आएगा, SR, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ रोमिक। आपको किस साइड में चाहिए, राइट साइड में। इस इक्वेशन में कहां पे दिया है, मतलब रिएक्शन को उल्टा करना होगा, तो क्या होगा, SO2
is converted into sulfur in rhombic form plus O2। वैल्यू कितना था -295.1। रिएक्शन को उल्टा किया है तो साइन विल चेंज एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस 295.1। ओके, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लोरीन कौन से साइड में है? लेफ्ट। आपको कहां पे चाहिए? लेफ्ट। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये रहेगा सल्फर इन द फॉर्म ऑफ मोनोक्लोरीन is converted into plus O2 is converted into SO2 और इसके लिए जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, दैट इज -296.4। हो गया। अब दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे, क्या होगा? सल्फर इन मोनोक्लोरीन प्लस SO2 प्लस O2। राइट साइड में क्या है? सल्फर इन रोम्बिक फॉर्म प्लस SO2 प्लस O2। हो गया। इस साइड में SO2 है, इस साइड में SO2 है, हियर O2 हियर O2। क्या बचा? सल्फर इन मोनोक्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर इन रोम्बिक, और वही आपको पूछा था। करना क्या है? इन दोनों को प्लस करना है। क्या पे देखो कितना? -1.3 किलो जूल पर ऑप्शन में है नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो। Okay, that was question number 38, 39, 40, 40। Okay, चलो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ अनहाइड्रस माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रस। एंथैल्पीज ऑफ अनहाइड्रस माइनस एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रस। ठीक है। हाइड्रस का मतलब वो होता है जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अनहाइड्रस का मतलब वो होता है जो जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में दो बातें हैं, पहला है CuSO4 और दूसरा है CuSO4.5 मोल्स ऑफ H2O। इनमें से किसको हाइड्रस बोलेंगे, किसको अनहाइड्रस बोलेंगे? फर्स्ट वाले को बोलेंगे अनहाइड्रस, सेकंड वाले को बोलेंगे हाइड्रस। उन्होंने उनका एंथैल्पी दिया हुआ है, कितना है? अनहाइड्रस का कितना है? -15.89 और हाइड्रस का कितना दिया है? 2.80। ठीक है, हो गया। ठीक है। अब ये अनहाइड्रस है और ये हाइड्रस है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमको जो निकालना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिख के दिया है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रस माइनस एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ अनहाइड्रस माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रस। अनहाइड्रस कितना है? -15.89 माइनस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रस कितना है? 2.80। दोनों को मिला दो, कितना आएगा? -18.8 माइनस 18.69। ठीक है। 41 तो उसके साथ होता ना, किसके साथ? 34 के साथ हुआ था। 34 के साथ 41 भी हो गया था। 42 43 44 45 46
क्वेश्चन पढ़िए पर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन फॉर्म टू ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 and that of heat of formation of carbon monoxide is -110.5 then heat of combustion of पहली बात किसका कंबशन करना है वो देखते हैं किसका कंबशन करना है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हाट विल बी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद O2 इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 यहां पर रहेगा हाफ O2 तो आपको इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H पूछा है सही है क्वेश्चन समझा क्वेश्चन लास्ट लाइन में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा वो पूछा है जो डेटा गिवन है वो पहले लिखा हुआ है व्हाट इज रिटन ऑन कंबशन ऑफ कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड heat of formation of carbon dioxide means कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना होगा तो किससे बनाएंगे कार्बन प्लस O2 इट इज CO2 इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है -393.5 किलो जूल फिर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना है तो देयर विल बी कार्बन प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज दिया है वो कितना है -110.5 किलो जूल सही है ओके है तो क्वेश्चन में ये डेटा दिया है और उन्होंने इस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है अब इन दोनों रिएक्शन को इसके हिसाब से अरेंज करेंगे इस रिएक्शन में से कौन काम में आएगा इसमें से कौन काम आएगा CO2 आपके रिएक्शन में कितने CO2 है आपको यहाँ पे कितने हैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको CO2 कहाँ पे चाहिए ये कहाँ पे है तो रिएक्शन जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा तो आई एम राइटिंग रिएक्शन कार्बन प्लस O2 is converted into CO2 -393.5 ओके इस रिएक्शन में से कौन चाहिए CO आपको कौन से साइड में चाहिए यहाँ पे कहाँ पे है राइट आपको कितने चाहिए यहाँ पे कितने हैं तो जितने चाहिए उतने ही है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है पर कितना है आपको चाहिए लेफ्ट साइड में दिया किसमें है राइट साइड में रिएक्शन को क्या करेंगे चेंज करेंगे ठीक है रिएक्टर बन जाएगा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टर अब क्या होगा CO प्लस हाफ CO is converted into C plus half mole of O2 क्या रहेगा +110.5 ओके नाउ दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे क्या होगा कार्बन प्लस O2 प्लस CO कन्वर्टेड इनटू कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ O2 प्लस CO2 क्या कट हो सकता है कार्बन कार्बन इधर 1 O2 है यहाँ पे हाफ O2 है ये चले जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हाफ O2 जो बचा है उसको लिखते हैं CO प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू CO2 ये वही रिएक्शन है जो आपको यहाँ पे बनाना है हो गया अब क्या करना होगा इसका करना होगा एडिशन कर लो आंसर मिल जाएगा ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 45 46 47
47, ओके। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4OH एंड HCl। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 57.1, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है 56.1, उसके बाद वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का होता है 53.4 और वीक एसिड और वीक बेस का होता है 51.4। उन्होंने पूछा है NH4OH और HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चा कौन? NH4OH, ये कैसा है? वीक बेस। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि ये 57.1 से कम रहेगा। नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हुआ है और पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी गेन हुआ है। ठीक है। 48, 49, 50, 51, 51, ओके। क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, चलो देखो, HCl का रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ। ठीक है, ये कितना H+ आयन देगा? 1। ये कितना OH- आयन देगा? 1। सही है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए -57.1 किलोजूल पर मोल। हो गया। उसके बाद ये कब होगा? जब 1 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NaOH होगा। कितना? 1 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NaOH होगा। क्वेश्चन की छोड़ दो, पहले इधर ध्यान दो। ठीक है, इतना होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। इन केस मैंने बोला इसके 2 मोल्स है और इसके भी 2 मोल्स है, तो ये कितना होगा? ये होगा 2 × 57.1 किलोजूल। साइन जो रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने उसके कितने यूज किए? डबल क्वांटिटी यूज किया। इन केस आई एम यूजिंग 4 और ये यूज करता हूँ 4, तो क्या होगा? -4 × 57.1 किलोजूल। सही है। इफ मैं यूज करता हूँ 4 और ये यूज करता हूँ 5, अब क्या? यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से करेंगे, 5 से करेंगे या दोनों से करेंगे? क्यों? यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आता है मोल कंसेप्ट और उसमें से आता है लिमिटिंग रिएजेंट। इनका रेशियो क्या है? 1:1। तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल होना चाहिए, लेकिन इसका मोल कितना है? 4। तो इसका 4, तो इसका भी कितना होना चाहिए? 4, लेकिन ये कितना है? 5। तो इन दोनों में से किसका मोल कम है? HCl का। और जिसका मोल कम होता है प्रोडक्ट उसके हिसाब से मिलता है। इसका मतलब इसके चारों के चारों मोल यूज करेंगे। इसके कितने मोल यूज करेंगे? 4, और 1 मोल जो रहेगा वो बचेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे -4 × 57.1 किलोजूल। ये माइनस साइन इस 4 का नहीं है, ये माइनस साइन इसका है। समझा नहीं? समझ? यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज 57.0। जो दिया है उसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गिवन है उसके हिसाब से जाएंगे। अब उन्होंने बोला है हीट रिलीज व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ NaOH एंड 0.5 मोल्स ऑफ HCl HNO3। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं HNO3, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके 0.5 मोल्स है और बेस के 0.2 मोल्स है।
तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 0.5 के साथ, 0.2 के साथ या दोनों के साथ? क्यों? क्योंकि 0.2 जो रहेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आएगा। तो आंसर क्या रहेगा? 0.2 इंटू -57.0 कितना आएगा? इसका डबल कितना होना चाहिए? 114, लेकिन ये 0.2 है, मतलब कितना रहेगा? 11.4। समझा नहीं समझा? इसलिए मैंने आपको बोला था मोल कंसेप्ट भले ही चैप्टर 1 में दिया लेकिन यूज हमेशा होता है, तो यहाँ पे हमने मोल कंसेप्ट को यूज किया। यहाँ तक ठीक है? चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे कितना दिया था 57, लेकिन हम इतना लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। आई एम आस्किंग इज इट बैलेंस रिएक्शन? ये कितने OH देगा? 1। ये कितने H+ देगा? तो ये 2 H+ देगा, ये 1 OH- देगा। तो इन दोनों का रिएक्शन तभी होगा जब इसका मोल 1 रहेगा और इसका मोल 2 रहेगा। ओके, अभी बैलेंस नहीं है, मैं इसको हाफ करता हूँ। तो 1 मोल ऑफ H+ रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH-। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहेगा वो रहेगा -57.1। कितना रहेगा? -57.1 हो गया। इन केस बैलेंस करने के लिए मैं H2O को 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको 1 ही रखता हूँ। तो क्या करना होगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH। इसको रीड करेंगे 1 मोल ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH- आयन, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहेगा -57.1। इसको क्या बोलेंगे? 2 मोल्स ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ OH- आयन। मतलब यहाँ पे रिएक्शन 2 बार होगा, किसका? H+ और OH का। जब एक बार रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब 2 बार रिएक्शन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, उसका डबल। तो ये रहेगा 2 इंटू -57.1। ठीक है? नहीं समझा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH- आयन। 1 मोल ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ OH- आयन। यहाँ पे भी लिखेंगे 1 मोल ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ OH-। इसमें कैसा है? 2 मोल्स ऑफ H+ आयन रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ OH- आयन। तो इसका जो आंसर रहेगा ये डबल हो जाएगा। इन केस इसके जगह मैं यूज करता हूँ H3PO4 रिएक्ट विथ NaOH। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि H3PO4 का एक ही मोल यूज करना है, आपको उसको चेंज नहीं करना है। कंडीशन क्या है? H3PO4 का एक ही मोल यूज करना है। इसका कितना रहेगा वो आप देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मुझे इस रिएक्शन का फाइनल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ बिना आवाज के। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा? क्वेश्चन क्या है? ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में H3PO4 का कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा। आप इसको चेंज कर सकते हो 1 2 3 4 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद हमको देखना है इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा। टाइम शुरू हो गया, 30 सेकंड। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता लगाना होगा कि H3PO4 के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने हैं 3, मतलब इसके पास 3 मोल्स ऑफ H+ आयन है। तो 3 मोल्स ऑफ H+ आयन के साथ रिएक्शन करने के लिए कितने OH- आयन चाहिए 3, तो यहाँ पे OH- भी 3 चाहिए और OH-3 तब होंगे जब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बात, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज वीक एसिड। इफ 1 H+ आयन और 1 OH- आयन होता है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है -56.1। वो 1 H+ और 1 OH के लिए, यहाँ पे H+ और OH उसके कितने गुना है 3 गुना, तो उसको क्या करना होगा 3 से गुणाकार करना होगा, तो ये रहेगा 3 × -56.1 किलो जूल। समझा कितना होगा 3, ये 8 और ये 168। समझा नहीं समझा? ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है इसी शीट में, क्वेश्चन नंबर है उसका 54। क्वेश्चन नंबर 54। देखो आपका ग्रुप ए है, इसलिए आपके लिए सही यही है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो तो थ्योरेटिकल है। और अपने मैथ इसीलिए भी है क्योंकि आपको थ्योरी नहीं जमती है, प्रैक्टिकल अच्छा आता है, और आप प्रैक्टिकल वाले चैप्टर छोड़ दोगे, डिफिकल्ट है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा ऑर्गेनिक के अलावा। और तीनों का वेटेज सिमिलर आता है 33 के आसपास। चलो हो गया क्वेश्चन, कौन सा था 50, 51, 54, 51 हो गया, 54 कौन सा रिएक्शन है H2SO4 प्लस NaOH। एसिड के पास कितने H+ आयन है 2, बेस के पास कितना है 1, तो बेस कितने यूज करने पड़ेंगे 2, सही है। तो आंसर जो रहेगा वो डायरेक्टली हो जाएगा उसका डबल। समझा नहीं समझा? 51 क्लियर, 54 क्लियर, 52, 53, 54 तो हो गया, 55 ओके। ठीक है, 55 पूछा क्या है, which of the following values of heat of formation indicate that the product is the least stable? ओके सही है। मैंने आपको बोला था if एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, ठीक है। ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी बताया था। एक ग्राफ जो था वो हमने ऐसा ड्रॉ किया था और इसको बोला था दिस इज द ग्राफ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो हमने ग्राफ देखा था वो ऐसे प्लॉट किया था और इसको हमने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। हियर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। इस टाइम में मैंने बोला था जिसका एनर्जी कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक में एनर्जी बढ़ रहा है कम हो रहा है? एक्सो का मतलब होता है एनर्जी रिलीज करना, और जब वो खुद एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और जब एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसका एनर्जी कम है? इसका मतलब इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसका एनर्जी कम है, तो इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रिएक्टेंट। सही है। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन इजीली होना चाहिए, एंडो वाला एक्सो वाला? देखो रिएक्शन करते क्यों है, रिएक्टेंट मिलना चाहिए इसलिए या प्रोडक्ट मिलना चाहिए?
अरे रिएक्शन क्यों करते हैं? प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए। रिएक्टेंट तो अपने पास पहले से है, तो ये वाला रिएक्शन हमारे किसी काम का नहीं है, वो रिएक्टेंट से रिएक्टेंट ही देगा। ये वाला क्या करेगा? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट देगा। तो इसका मतलब वो रिएक्शन इजीली होगा जो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो एनर्जी को रिलीज करेगा वो इजीली रिएक्शन करेगा, और जो एनर्जी को गेन करेगा वो रिएक्शन इजीली नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? Which of the following values of heat of formation indicates the product is least stable? चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी गेन किया, लूज किया, गेन किया, और नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी लूज किया। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, या जिस रिएक्शन में एनर्जी गेन होता है उसमें ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है? जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू वाले ज्यादा स्टेबल होंगे कंपेयर टू पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना स्टेबिलिटी कम रहेगा। तो इनमें से पॉजिटिव वैल्यू दो है, कौन से? +21 और +64। तो जितना पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना ही उस रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम रहेगा। देखो, इफ delta H of reaction, if delta H of reaction is positive, means product is least stable, means product is least stable। इसका उल्टा क्या होगा? if delta H of reaction will be negative, तो प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल। सही है? तो जितना नेगेटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा, जितना पॉजिटिव वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना स्टेबिलिटी कम होते जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59, 60 एक्सपेक्टेड। चलो, पूछा क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH। इसका मतलब हमको बनाना क्या है? KOH। क्वेश्चन पूछा था। अब KOH को बनाना है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो सिंपल सी बात है, किसको यूज करना होगा? KOH किसका बना हुआ है? KONH। तो यूज करना होगा K + O2 + H2। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल का होता है। तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, जो चेंज करना है वो लेफ्ट साइड में। K कितना है? 1। O कितना है? 1। इसको करेंगे 1/2 और इसको भी करेंगे 1/2। तो ये आपका आइडियल रिएक्शन है, ये आपका आइडियल रिएक्शन है। इसके लिए 3 रिएक्शन दिए, 3 दिए। हाँ, पहला रिएक्शन H2 + ½ O2 q H2O। आपको H2 कौन से साइड में चाहिए? चलो पहले K को यूज करते हैं। आपको K लेफ्ट साइड में चाहिए। K कौन से रिएक्शन में है? सेकंड। कितने K है? आपको कितना चाहिए? कौन से साइड में चाहिए? कौन से साइड में है? मतलब रिएक्शन एज इट इज यूज करना होगा। तो रिएक्शन क्या बनेगा? K + H2O is converted into KOH plus ½ मोल ऑफ H2। वैल्यू क्या रहेगा? -48 किलो जूल। हो गया? उसके बाद आपको O2 कितना चाहिए? हाँ, रिएक्शन में दिया है, कौन से? फर्स्ट वाले में। आपको कितना चाहिए? हाँ, दिया कितना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको कौन से साइड में चाहिए? उन्होंने कौन से साइड में दिया है?
रिएक्शन को एज इट इज यूज करेंगे तो पहला वाला रिएक्शन होगा H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2O और ये रहेगा -68.39 किलो सॉरी किलो कैलोरी है, ठीक है। अब लास्ट वाले में से आपको कौन चाहिए? KOH। कौन सा KOH? सादा वाला, एक्वस वाला? सादा। आपको कौन से साइड में चाहिए? इसमें कहाँ पे है? आपको कितना चाहिए? यहाँ पे कितना है? मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? रिएक्शन को उल्टा कर देना है। क्या बनेगा? KOH एक्वस, ये वाला भी एक्वस ही होगा, ठीक है। क्या मिलेगा? कन्वर्टेड इनटू KOH प्लस वाटर, उल्टा हो गया। पहला वाला रिएक्शन कौन सा था? K प्लस H2O इज कन्वर्टेड इनटू KOH प्लस हाफ O2। दूसरा क्या यूज किया था? H2 प्लस हाफ O2 H2O। तीसरा वाला रिएक्शन क्या करना है? KOH कन्वर्टेड इनटू क्या है? KOH प्लस वाटर। चलो ट्राई करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। कंबाइन करके देखते हैं। K प्लस H2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O, प्लस ये H2 हो गया, K हो गया, O2 हो गया प्लस H2O। इधर क्या होगा? KOH प्लस 2H2O प्लस हाफ H2 प्लस KOH, ओके। इन केस जो कट होता है वो देख लेते हैं। KOH हाफ O2 नहीं चलो चाहिए, H2 यहाँ पे हाफ है तो ये कितना रहेगा? हाफ, ठीक है। एक H2O इसके साथ कट हो जाएगा, क्या बचेगा? K प्लस हाफ H2 प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू KOH प्लस H2O। ओके, ये रिएक्शन डायरेक्टली ऐसा होगा, ठीक है। नॉर्मली उन्होंने वाटर लिखा है, H2O को स्पेसिफाई नहीं किया, बाकी में ओनली वाटर, मतलब इसमें हम लोग वाटर को ऐड करेंगे तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें से एक वाटर निकाल देते तो ये कम हो जाएगा। इसको सीधा लिखा था, उल्टा किया था। इसका वैल्यू कितना था? प्लस 14 किलो कैलोरी। करके देखो, माइनस 102.3, ओके। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो स्पेसिफाइड नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अभी ऑप्शन डेट टिक कर दो, वैल्यू के हिसाब से मैं एक बार चेक करता हूं बाद में, ठीक है।
अच्छा कितना आ रहा है 102 पॉइंट समथिंग, तो उस आंसर को फिलहाल टिक कर दो, बाद में चेक करके बताता हूँ। ऑप्शन बी है बी। 61, 62, 63, 62. Okay. Enthalpy of formation of CO. Carbon plus half mole of O2 is converted into CO. ये रिएक्शन बनाना है आपको। इसका जो डेटा गिवन है वो क्या है? कार्बन प्लस O2 is converted into CO। इसके लिए जो वैल्यू दिया है वो कितना है? -x किलो जूल। आफ्टर दैट 2 moles of carbon monoxide plus 1 mole of O2 is converted into 2 moles of CO2। इसके लिए उन्होंने वैल्यू दिया है -y किलो जूल। अब ये बनाना है, पहले रिएक्शन में से कौन काम में आएगा? कार्बन किस साइड में? यहाँ पे किस में है? कितने चाहिए, कितना दिया है, तो एसिड यूज करेंगे। कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ये रहेगा -x किलो जूल। सेकंड रिएक्शन में से कौन चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको कितना चाहिए? दिया कितना है? तो क्या करना होगा? डिवाइडेड बाय 2। आपको कौन से साइड में चाहिए? यहाँ पे किस में है? तो क्या होगा? 2 CO2 is converted into CO plus half moles of O2। तो ये क्या रहेगा? माइनस प्लस y/2। हो गया। अब इन दोनों को क्या करना होगा? कंबाइन करके देखो। तो ये क्या रहेगा? y/2 माइनस x, या तो y माइनस 2x कितना है? y/2 माइनस x। ठीक है, विच इज पॉसिबल। चलेगा, वो चलेगा। सिंपल में तो ये आएगा 50, 62, 63, 64, 64। क्या लिखा है? 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू SO2, 4.6 किलोजूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना है और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। कितना SO2? 1। क्या यूज करना होगा? सल्फर प्लस 1 मोल ऑफ O2। सही है। इसका मोल कितना है? 1। इसका भी मोल 1 है, इसका भी मोल 1 है। मास के हिसाब से जाएंगे। सल्फर का मास, एटॉमिक नंबर इज 16, एटॉमिक मास नंबर इज 32। तो दिस इज 32 ग्राम। ये रहेगा 32 ग्राम। तो ये कितना रहेगा? 64 ग्राम। तो उन्होंने पूछा है 64 ग्राम के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा। सही है। अब उन्होंने दिया क्या वो देखते हैं। क्या गिवन है? सल्फर प्लस O2 इज कन्वर्टेड इनटू SO2। ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए? ये यूज करते हैं 32, ये भी यूज करते हैं 32, तो ये कितना मिलता है? 64। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 0.5 ग्राम ऑफ सल्फर इज यूज। तो ये इसने कितना एनर्जी रिलीज किया? कितना एनर्जी रिलीज किया? 4.6। ठीक है।
तो जब 0.5 ग्राम 4.6 को रिलीज करेगा तो हमको कितने के लिए चाहिए, 32 के लिए चाहिए। तो क्या आएगा, 0.5 ग्राम जब 4.6 एनर्जी रिलीज करेगा तो 32 ग्राम जो रहेगा ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 32 इंटू 4.6 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके देखो, उन्होंने बोला था हीट इज लिबरेटेड, मतलब ये साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो अब देखो क्वेश्चन में देखो उन्होंने लिखा है लिबरेटेड लेकिन साइन स्पेसिफाई नहीं किया है। लेकिन लिबरेटेड का मतलब होता है हीट को रिलीज किया और एब्सॉर्ब का मतलब होता है हीट को गेन किया। तो इफ आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखते हो इसका मतलब हीट इज एब्सॉर्ब, और उन्होंने लिखा है हीट इज लिबरेटेड, इसका मतलब साइन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव आना चाहिए और इसलिए ओवरऑल साइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आंसर तो सेम आ रहे थे लेकिन साइन में गड़बड़ हो रही थी। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो साइन पॉजिटिव ही दिया था लेकिन उसके सामने एक वर्ड लिखा था, कौन सा, लिबरेटेड, और एक वर्ड की वजह से पूरा आंसर जो रहेगा वो पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव। कंबशन होगा तो भी वो नेगेटिव रहेगा। दूसरी बात, तो जब भी कंबशन रिएक्शन होता है उसका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा। इनके मैंने लिबरेटेड नहीं भी लिखा है तो भी कोई बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है और कंबशन रिएक्शन में डेल्टा एच जो रहेगा वो हमेशा नेगेटिव होता है। छोटी छोटी मगर मोटी बात है, इंपॉर्टेंट। 65, 66, 67, 66. Which of the following formation equation is delta H of reaction is equals to delta H of formation? Okay. पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि O2 यूज नहीं किया है, O3 यूज किया है, इसलिए पहला नहीं हो सकता। सेकंड, एसआर फॉर्मेशन तब होता है जब वो स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में हो। ऑप्शन बी में स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। ऑप्शन सी, इसको बनाना है XeF4 को, और XeF4 को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, Xe और F2, उन्होंने वही यूज किया है और रिएक्शन बैलेंस का ये पॉसिबल है। ऑप्शन डी, फॉर्मेशन किसका करना है, CO2 का, तो CO2 का फॉर्मेशन करने के लिए होना चाहिए कार्बन प्लस O2। उन्होंने क्या यूज किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, और वैसे भी वहां पे 2 मोल है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए होता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। 67 राउंड है, ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 पूछा है तो क्या होगा, H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू H2। चलो ये आइडियल इक्वेशन बनाना है। पहले इक्वेशन में कौन है, H प्लस और OH माइनस। दूसरा है H2 प्लस हाफ O2। देखो H2O बना तो है इक्वेशन 1 में लेकिन वो किससे नहीं बना है, H2 एलिमेंटल स्टेट से नहीं बना है, वो आयोनिक स्टेट में से बना है। इक्वेशन 2 H2O तो बना है किससे, H2 प्लस O2 से, और वो भी एलिमेंटल स्टेट से ही बना है, 1 मोल ही बना है और सभी कुछ सही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो सकता है। थर्ड वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन में H2 और O2 को यूज नहीं किया है, H2 और CO2 को यूज किया है। लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि O2 यूज किया है लेकिन
H2 यूज नहीं किया है, C2H2 यूज किया है, और इसलिए एक ही पॉसिबल है, दैट इज सेकंड वन। तीन पॉसिबल क्यों नहीं, वो समझ में आया? 68, 69, 70, 71, 71, 71 पूछा क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना। डू यू नो अनसैचुरेटेड? इसका मतलब होता है वो कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसका मतलब वो होता है जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सही है? तो जो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है उसको सिंगल बॉन्डेड में कन्वर्ट करके, एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है कि नहीं है? है। इसका मतलब ये तो रहेगा, ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। सही है? अब यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन अटैच टू कार्बन, और यहाँ पे ये है 3 बॉन्ड, और यहाँ पे है 3 बॉन्ड। यहाँ पे टोटल जो बॉन्ड है वो सभी के सभी सिग्मा है कि पाई है? एक भी पाई बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड, और सभी के सभी सिग्मा होते हैं तो सैचुरेटेड। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इस प्रकार से, सिग्मा है, पाई है, ओके। कहीं पे डबल बॉन्ड लाइन नहीं आता, कोई बात नहीं। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पक्का? डबल अनसैचुरेटेड, तो ये रहेगा अनसैचुरेटेड। ठीक है? तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो H2 को ऐड करना होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है? क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। C2H4 का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो C2H6 मिलेगा, ये वाले ही है। देखो ये C2H4 है, जिसके पास डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो ये रहेगा अनसैचुरेटेड, और ये बनेगा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इनडायरेक्टली हमको यहाँ पे डेल्टा H फाइंड करना है। बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, क्या दिया है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सही है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उल्टा है, बॉन्ड एंथैल्पी में उल्टा होता है, काम यहाँ मिला रहे रिएक्टेंट, और ये रहेगा प्रोडक्ट। ठीक है? पहले रिएक्टेंट की बात करेंगे। रिएक्टेंट ये है, उसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है? कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पे रहेगा 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है? 0। कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? 1। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ओके, ये कौन है? तो ये रहेगा H और H। कितने H सिंगल बॉन्ड H है? 1। तो इसमें आएगा प्लस 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H खत्म, माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो देखो कितने प्रोडक्ट है? एक ही। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? 0। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं? 1।
ठीक है। हाँ, तो ये आएगा 1 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो क्या आएगा 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितना है 413 प्लस 1 इंटू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 615 प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 433 माइनस 1 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 347 प्लस 6 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 413 कर लो कैलकुलेट मिल जाएगा।